हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्सेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 में आप कैसे प्रोसीड करें फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड टू गेटिंग द अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द नोडल सेंटर। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। आपको कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, आपको कैसे अपने किस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उनका साइज़ क्या होगा, उन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट कैसे होंगे, वो किस डेट के बाद वैलिड होंगे, उसका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट वैलिड फॉर्मेट है कि नहीं अकॉर्डिंग टू यूपी आयुष काउंसलिंग। और उसके बाद नोडल सेंटर पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, किस किस की फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, किस डॉक्यूमेंट का ऐसा क्या क्लॉज है जिससे वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो सकता है। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू विल नॉट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले ये जो लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक और इस लिंक पे आपको यूपी आयुष काउंसलिंग का वेब पेज खुल जाएगा, या फिर आप यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 भी लिख सकते हैं गूगल के सर्च बार में, और जो सबसे पहली वेबसाइट आती है दैट वेबसाइट इज़ योर यूपी आयुष काउंसलिंग गवर्नमेंट वेबसाइट, या फिर आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस पूरी काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है मैं आपको एक बार में समझा देती हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करनी है, सिक्योरिटी फ़ी की पेमेंट करनी है, चॉइस फिलिंग आपको करना है, चॉइस लॉक करना है। उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा इस पूरी प्रोसेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूपी आयुष की काउंसलिंग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ये बार दिखेगा। यूजी काउंसलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बार दिखेगा, और उस बार पे जब आप इस सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे पहुंच जाएंगे। इस विंडो पे पहुंचने के बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स आपका सेम ही रहेगा, यानी कि ये। उसके बाद आपको अपना नीट का रोल नंबर फिल करना है, जो कि आपके नीट के स्कोर कार्ड में प्रेजेंट होगा। वो आप नीट का रोल नंबर यहाँ फिल करेंगे, वहीं से आप नीट का एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार UID, अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसका नंबर आपके पास प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आधार UID नंबर आता है। आधार आपका वर्चुअल है तो वर्चुअल ID नंबर भी है। और अगर आपके पास आधार अवेलेबल नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर सकते हैं, बट आपके पास अगर आधार है तो आप आधार UID नंबर पे क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालें, और वो कैप्चा डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। इन केस आपके पास आधार नहीं है और आप नॉट अवेलेबल क्लिक करते हैं तो उस केस में आप और के 100 डॉक्यूमेंट्स के आप नंबर डाल सकते हैं। तो आप पासपोर्ट का नंबर डाल सकते हैं, आप पैन कार्ड अगर आपके पास है तो उसका नंबर यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, या फिर आपका स्कूल का जो ID कार्ड है उसका नंबर भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है, अगर आधार नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट करें इनमें से कुछ भी, और उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अगर आपने आधार चूज़ किया है तो उसका नंबर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, वो आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपके आधार से जो लिंक्ड आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर आपको एक OTP आएगा। वो OTP आपको डालना है। OTP डालने के बाद आपको ये विंडो खुलेगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो अब और डिटेल्स दी जाएंगी, आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर, आपकी रैंक, आपका मार्क्स, आपकी कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स फेच की जाएंगी आपके नीट के स्कोर कार्ड से। अगर वो डिटेल्स आपको सही दिख रही हैं कि वो बिल्कुल सही डिटेल्स हैं आपकी, तो आप यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर जाएंगे। अगर वो डिटेल्स आपको लगता है उसमें कुछ गड़बड़ है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और वहाँ से आप अपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं पहले ही कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए। अगर उससे पहले के सर्टिफिकेट्स हैं तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे अगर आपके पास है भी तो अगर आप ST में आते हैं और आपके पास ST का 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको ST के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको जनरल के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। इन दैट केस अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, और अगर आप बनवाना अभी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप फॉर्म में जनरल ही फिल करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि नहीं तो नोडल सेंटर पे जाकर आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। ये नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको डोमिसाइल पर्पस के लिए पूछा जाएगा कि आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपने कहाँ से पास किया है। अब ये सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। इन सारे ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन जो है कि आपने अपना 10th भी यूपी से किया है और 12th भी यूपी से किया है, तो आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन है कि आपने अगर अपना 10th यूपी से किया है बट 12th यूपी से नहीं किया है, तो आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे।
अगर आपने अपना 10th यूपी से पास नहीं किया है और 12th यूपी से पास किया है तो आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर आपने ना तो अपना 10th यूपी से पास किया है, ना ही अपना 12th यूपी से पास किया है, किसी और स्टेट से पास किया है, तो आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। इन तीनों ही ऑप्शंस के क्लिक करने के केस में आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा, डोमिसाइल सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन, या फिर आपको, और उसके साथ साथ आपको नोडल सेंटर पे भी अपना डोमिसाइल अलॉन्ग विद इट्स फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी पड़ेगी। तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए इन तीनों केस में। उसके बाद आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। सब कैटेगरी में अगर आप किसी सब कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। अपना एड्रेस यहाँ डालें। एड्रेस डालने के बाद आपको पिन कोड डालना है, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये अपनी फिल करें। और उसके बाद ये आ जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने बायोलॉजी एज ए सिंगल सब्जेक्ट चूज़ किया है। इसका मतलब अगर आपने PCMB ली है, अगर आपने PCMB ली है और आपका बायोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट था, PCM में आप पढ़ते थे और बायोलॉजी अगर आपका अलग सब्जेक्ट था, तो आप यहाँ येस क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ PCB से पढ़ा है तो ये आपका बायोलॉजी सिंगल सब्जेक्ट नहीं था, तो आप यहाँ पे नो क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको येस क्लिक करना है। तो अगर आपने PCB लिया हुआ है तो यहाँ आपको नो क्लिक करना है, यहाँ येस क्लिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में याद रखें आपके पास एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक कैरेक्टर और फिर एक नंबर ज़रूर होना चाहिए आपके पासवर्ड में, और वही पासवर्ड आपको यहाँ रिपीट करना है। कंफर्म आपको अपना पासवर्ड करना है और फिर आपको आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ये विंडो खुलेगी जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ डाला था, आपने जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ डाली थी, इन दोनों ही जगह आपको कोड सेंड किए जाएंगे। आपको वो कोड को फिलअप करना है वहाँ से। कोड फिलअप करने के बाद आप दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं, और दूसरा स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट का अपलोड होना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप ध्यान रखें कि आप एक जगह एक फ़ाइल फ़ोल्डर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर पे जहाँ भी आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे एक फ़ोल्डर में अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से JPG फॉर्मेट में रेडी रखें। JPG फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट ये नहीं लेगा, तो PDF फॉर्मेट में नहीं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अगर PDF में है तो उसको JPG में कन्वर्ट कर लें। JPG में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपको आपके PDF को JPG में कन्वर्ट कर देती हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप फिर भी ना कर पाएँ तो आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जा सकते हैं, वो आपका ये काम कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज़ 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ना तो कम और ना ही इससे ज़्यादा। इस रेंज में, साइज़ रेंज में अगर आपका डॉक्यूमेंट है तो ही यहाँ अपलोड हो पाएगा, वरना अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इस साइज़ में और JPG फॉर्मेट में पहले से ही सेव करके रखें एक फ़ोल्डर में, ताकि आप इनको चूज़ करके डालते जाएं और अपलोड करते जाएं। अगर आप इनमें से आपको ये करने में दिक्कत आ रही है तो आप साइबर कैफ़े वाले के पास जा सकते हैं, वो आपका ये काम कर देंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप जनरल हैं तो आपसे ही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप ST SC OBC हैं, आपने वो फिल किया है, तो आप यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करें। यहाँ पे अपना नीट का स्कोर कार्ड अपलोड करें। यहाँ पे आप अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको 10th का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, यानी कि अगर आपके पास 10th और 12th का एडमिट कार्ड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क है तो आपको 12th का अपना मार्कशीट अपलोड करना है यहाँ पे, और अपना यहाँ पे आपको 12th का एडमिट कार्ड अपलोड करना है। ये अपलोड करके अगर आपके पास 12th का एडमिट कार्ड नहीं है तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार मार्क नहीं है जो यहाँ पे है। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपको आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के लिए आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो भी आप पहुंच सकते हैं, वरना आप वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फ़ी का ऑप्शन आता है, वहां क्लिक करेंगे तो भी आप इस विंडो पे पहुंच जाएंगे। इस विंडो पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है SBI ePay के गेटवे पे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के 3 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, या फिर आप UPI के थ्रू पे कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करें और पे कर सकते हैं। फिर आपको ये विंडो खुलेगा, इस विंडो में आपको दिखेगा आपको कितना पे करना है, और आप इनमें से जो भी आपने चूज़ किया है वहाँ से आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के लिए। उसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी है। सिक्योरिटी मनी पे करने के लिए या तो आप इसी सर्कल पे क्लिक कर लें, या फिर अगर आप वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट पे सिक्योरिटी फ़ी पे जाते हैं तो आप सिक्योरिटी फ़ी पे कर सकते हैं यहाँ से। सिक्योरिटी फ़ी और आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के बाद ध्यान रखें कि आप दोनों की ही रिसीट को डाउनलोड कर लें।
रिसीट डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। ये रिसीट आपको प्रिंट करके रखनी है, डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रखनी है, क्योंकि ये रिसीट आपसे नोडल सेंटर पे मांगी जाएगी। इसकी फ़ोटोकॉपी अगर आपके पास ये नहीं हुई तो वेरिफिकेशन कैंसिल हो सकता है, तो आपको ये अपने पास ज़रूर रखना है। इसमें आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वही सेम ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, उनमें से जो भी ऑप्शन आपके लिए है अवेलेबल, उन ऑप्शन को आप चूज़ करें और अपना सिक्योरिटी मनी पे करें। सिक्योरिटी मनी में ध्यान रखें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी 20,000 देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के केस में आपको सिक्योरिटी मनी 50,000 देनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज में जब आप 50,000 सिक्योरिटी मनी फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट चूज़ करने का भी मौका मिलता है। तो 50,000 में आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट चूज़ करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए आपको 20,000 सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग लॉकिंग, अगला स्टेप है आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करने के लिए आप फिर सर्कल पे क्लिक कर सकते हैं, वरना सेम वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पर जाकर आप चॉइस फिलिंग लॉगिन पे क्लिक करें, आपको ये विंडो खुल जाएगी। कैंडिडेट लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के लिए अपना कोर्स सेम सेलेक्ट करें। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अपना रोल नंबर डालें, अपना पासवर्ड डालें, कैप्चा फिल करें। पासवर्ड आपने जो सेव करके रखा होगा वो आप यहाँ पर डालें, और उसके बाद आपने जो नंबर डाला था उस नंबर पे OTP आएगा, आप अपना OTP एंटर करें। OTP एंटर करने के बाद आपको ये विंडो खुलेगी। ये विंडो खुलने पर आपको ध्यान रखना है, आपका यहाँ पे रोल नंबर, आपका जेंडर, नाम, आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब दिख रहा होगा। कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो आपको दिख जाएगा ये आप ही की प्रोफाइल ओपन हुई है। आपकी प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपको नीचे दिखेगा कि आप चॉइस फिलिंग किस बेसिस पर करना चाहते हैं। आप चॉइस फिलिंग किसी स्ट्रीम के बेसिस पर करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट के बेसिस पर करना चाहते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट वाइज चॉइस करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी स्ट्रीम वाइज चूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रीम वाइज का मतलब क्या है, या तो आप सिर्फ BHMS के कॉलेज चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ BAMS के कॉलेज चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ यूनानी के कॉलेज चाहते हैं। उस केस में अगर आप किसी एक स्ट्रीम के सिर्फ कॉलेज चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करें। स्ट्रीम में आप BAMS सेलेक्ट कर सकते हैं, BHMS सेलेक्ट कर सकते हैं, या यूनानी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस बेसिस पे कॉलेज आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है कि आप एक कॉलेज BAMS का भी चूज़ करना चाहते हैं, कुछ होम्योपैथी के भी चूज़ करना चाहते हैं, कुछ यूनानी के भी चूज़ करना चाहते हैं, सो इन दैट केस आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे ही यहाँ जो भी अपने हिसाब से क्लिक किया उस हिसाब से आपको अपने इंस्टीट्यूट्स यहाँ दिख जाएंगे। आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे चूज़ हो जाएगा। आपको जो भी इंस्टीट्यूट चूज़ करना है उस पर प्लस के आइकन पे क्लिक करें और वो इंस्टीट्यूट चूज़ हो जाएगा। अगर आपको वो इंस्टीट्यूट अपने प्रायोरिटी में ऊपर लेके जाना है तो आप इसे क्लिक करेंगे, प्रायोरिटी में उसको नीचे लेके आना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप उसको हटा देना चाहते हैं कि आप इंस्टीट्यूट को नहीं चूज़ करना चाहते, आपने चूज़ कर लिया है बट अब आप उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो बिन आइकन है इस बिन आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो चॉइस आपकी हट जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई कुछ सेकंड नंबर पे रखा है, कुछ 8th नंबर पे रखा है, बट आप 8th वाले को सेकंड पे रखना चाहते हैं और सेकंड वाले को 8th पर रखना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको चॉइस इंटरचेंज का बार दिख रहा है। चॉइस इंटरचेंज के बार पर जाकर आप अपने चॉइसेस जो है वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने जो भी चॉइस फिल करी है वो चॉइस आपकी बिल्कुल सही है, तो उस केस में आपको लॉक चॉइस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लॉक चॉइस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ये विंडो ओपन होगी, जिस विंडो में आपसे लॉकिंग अग्रीमेंट पे क्लिक करवाया जाएगा। यहाँ पे अगर आप अपने बिल्कुल श्योर है 100% कि आप अपना ये लॉक करना चाहते हैं तो आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस पे आप क्लिक करेंगे और फिर आप अपना चॉइस लॉक कर लेंगे। लेकिन अगर आप चॉइस लॉक नहीं करना चाहते, अभी भी आप सोच रहे हैं कि आप चॉइसेस को ऑल्टर या चेंज करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में आप यहाँ क्लिक करेंगे। बट इफ़ यू आर 100% श्योर, इफ़ यू वांट टू लॉक द चॉइसेस दैट यू हैव सेलेक्टेड, देन इन दैट केस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकन and then you will be sent on this window where you will have to enter your password आप यहाँ एंटर करेंगे और उसके बाद yes please lock पर क्लिक कर आप अपने चॉइस को लॉक कर देंगे। उसके बाद अगर आप अगेन लॉगिन करते हैं तो फिर आपको आपके जो लॉगिन चॉइस स्टेटस है वहाँ पे चॉइस लॉक्ड दिख जाएगा। इसका मतलब आपका चॉइस अब लॉक हो चुका है, अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पास आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो नोडल सेंटर पे आपको जाना है उसकी डेट्स आपको नोटिफिकेशन जो वेबसाइट की नोटिफिकेशन साइट है, नोटिफिकेशन बार में आपको वो दिख जाएगा। वहाँ पे आप अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग डेट देख सकते हैं। वहाँ पे आप डेट देखकर पता कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पे किस स्लॉट, कौन सा स्लॉट अलॉट किया गया है आपके रोल नंबर के हिसाब से। वहाँ पे आप लखनऊ में जो नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वहाँ वो उसका
नोडल सेंटर है वहाँ आप अपने अलॉटेड टाइम पे, अलॉटेड स्लॉट पे पहुँच सकते हैं और वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको नोडल सेंटर पर करना है, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले जब आप नोडल सेंटर पर जाएंगे तो नोडल सेंटर पर जाते ही आपको एक फॉर्म लेना है। वहाँ पे फॉर्म के लिए लाइन लगी होती है यूजुअली। अगर लाइन नहीं लगी है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर लाइन लगी है तो उस लाइन में लगकर आपको पहले तो फॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म में जनरल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, जैसे नीट का आपका रोल नंबर क्या है, आपकी रैंक क्या है, हाँ, और आपके जो 12th के मार्क्स हैं वो पूछे जाएंगे। तीनों के मार्क्स कंबाइन करके आपके कितने मार्क्स बनते हैं, कितने परसेंटेज बनते हैं, और आपका आधार कार्ड लिंक्ड है या नहीं। आप अब नॉर्मल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स, और हाँ, ये पूछा जाएगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं कि नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे उस पर आपको येस लिखना है, और जो अवेलेबल नहीं होंगे उस पर आपको नो लिखना है। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स सीरीज़ वाइज, जो डॉक्यूमेंट्स नंबर से लिखे होंगे वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको सीरीज़ वाइज उस फॉर्म के साथ स्टेपल कर लेनी है, वो स्टेपल करके रखनी है। और ध्यान रखें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप लेके जाते हैं उस पर आपको, जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो उसके नीचे तरफ आपको सिग्नेचर ज़रूर करना है। सारे ही डॉक्यूमेंट्स पर, हर एक पेज पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वो लोग नहीं लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स सारे अपने उस फॉर्म के साथ स्टेपल कर लें और उन डॉक्यूमेंट्स पे अपने सिग्नेचर रखें। आप स्टेपल नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, वो वहाँ पे स्टेपल कर देते हैं। और ये फॉर्म आपको लेना है। फॉर्म में 2 इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। एक तो मैंने बता दिया कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास जो जो प्रेजेंट है वो, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो बहुत सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता होता, वो है यूपी की स्टेट रैंक। यूपी की स्टेट रैंक यूजुअली नीट स्कोर कार्ड पर तो लिखी होती नहीं है, तो लोगों को पता नहीं होता कि वो उसे कहाँ से पता करें। तो आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करनी है यूपी की मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपको दिखाया होगा कि जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मेरिट लिस्ट निकली होगी जिसमें आपने अपना नाम चेक किया होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं। वहाँ पे लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, या फिर लिखा होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बट लिंक नॉट प्रेजेंट, या फिर लिखा होगा डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड। ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो ये आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पे आपका सीरियल नंबर होगा, वहाँ पे सीरियल नंबर होता है, रैंक होता है, आपका नाम होता है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस होता है। तो जो सीरियल नंबर आपके नाम या रैंक के सामने लिखा है, वही सीरियल नंबर जो है वो आपका यूपी रैंक है। यूपी रैंक वही है, वही रैंक आपको फिल करनी है आपके फॉर्म में। अगर आप ये नहीं फिल करते हैं तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा, आपको ये फिल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको कहाँ से फिल करना है तो वहाँ पे भी लोग बैठे होते हैं, उनसे आप हेल्प डेस्क पे हेल्प ले सकते हैं जो अंदर होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी पड़ेंगी। आप 5 से 10 ले सकते हैं, 5 बहुत है। 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आप ले जाएं, और वो पासपोर्ट साइज़ मेक श्योर करें कि वो नीट के फॉर्म में जो आपने फ़ोटो अपलोड की थी, नीट के फॉर्म में जो आपकी फ़ोटो है वही सेम फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की। नीट के स्कोर कार्ड में जो फ़ोटो थी वही सेम फ़ोटो होनी चाहिए। फिर आपको जो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ी है उसका रिसीट, मैंने आपको बताया था जब आपने सिक्योरिटी फ़ी पे करी थी तो आपको रिसीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आया था। तो आपने जो रिसीट डाउनलोड किया होगा वो रिसीट की फ़ोटोकॉपी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो आपने पे करी थी उसकी फ़ोटोकॉपी, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया था उसकी फ़ोटोकॉपी, उसका प्रिंट आउट चाहिए। 10th 12th दोनों की मार्कशीट फ़ोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल भी आप लेके जाएँ। 10th 12th का सर्टिफिकेट और उसका ओरिजिनल भी लेके जाएँ। हो सके तो आपके पास एडमिट कार्ड हो तो आप एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएँ और एडमिट कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाएँ। उसके बाद आप नीट का स्कोर कार्ड लेके जाएँ, उसके साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप कैटेगरी में किसी आते हैं तो आप वो भी लेकर जाएँ। उसके साथ इन सब की आपको 2-2 फ़ोटोकॉपी लेके ही जानी है, ध्यान रखें। एटलीस्ट 2 फ़ोटोकॉपी तो होनी ही चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब भी चल सकता है। गैप एफिडेविट, अगर आपने गैप लिया है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी साल का आपने गैप लिया है वो गैप एफिडेविट आपको बनाना है। ये मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ कि ये सब जो भी आप सर्टिफिकेट्स बनाने वाले हैं ये किस फॉर्मेट में होने चाहिए, जिससे कि ये आपके इनएलिजिबल ना हो नोडल सेंटर पर। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ तो आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो तब आपसे मांगा जाएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद, या आप नहीं भी बनवाते हैं तो ठीक है, बाद में भी बनवा सकते हैं, लेकिन आपको तब नहीं मांगा जाएगा। यानी कि नोडल सेंटर पे आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, वो आपको कॉलेज मांगता है। जब नोडल सेंटर आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर दे देगा, वो अलॉटमेंट लेटर लेकर जब आप कॉलेज के पास जाएंगे एडमिशन के लिए तो कॉलेज आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेगा, नोडल सेंटर नहीं मांगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको स्कूल ने दिया होगा। नीट का एडमिट कार्ड, ये भी आपको डाउनलोड करके रखना है, फिल करके रखना है। इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो आपको फिल करके रखनी है।
अब बात करते हैं कि आपने जो डोमिसाइल बनवाया हुआ है उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं। तो डोमिसाइल का फॉर्मेट कुछ ऐसा है जो यूपी के उससे बनता है। माता का नाम है, आपका नाम है, मकान नंबर, मोहल्ला, ग्राम, थाना, तहसील, ज़िला, ये सब लिखा होगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ आपका ग्राम, यहाँ आपका तहसील, यहाँ आपका जनपद, ये सारी चीज़ें फिल की होंगी और इस टाइप से आपका कुछ डोमिसाइल होगा। ध्यान रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो है कि आपका जो जारी दिनांक है वो जारी दिनांक 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। मतलब 2 अप्रैल का हो सकता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कभी कभी हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो इससे 1 अप्रैल से पहले का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो आपको वहीं इनएलिजिबल हो जाएगा ये डोमिसाइल आपका। उसके बाद जो आप गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, गैप एफिडेविट में यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, यहाँ पे भी आपका नाम, यहाँ पे भी आपका नाम, यहाँ पे भी आपका नाम होगा। गैप एफिडेविट में यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपके फादर का नाम, यहाँ पे आपका एड्रेस होना चाहिए, यहाँ पे भी आपका नाम होना चाहिए, यहाँ पे आपने दिल्ली की कौन सी जगह से आपने आपने अपना 12th कहाँ से पास किया है, किस बोर्ड से किया है और वो कहाँ है आपका स्कूल, उसका एड्रेस। फिर आपका रीज़न, ये वाली लाइन, आपने कितने साल का गैप लिया है और कौन से साल से कौन से साल तक लिया है वो लिखा होना चाहिए। किस लिए ये गैप किस लिए लिया था आपने वो लिखा होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जनरल हैं वो लिखा होना चाहिए, स्टैम्प लगा होना चाहिए। दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल नहीं होगा, तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। आपको नोडल सेंटर पर जाना है, उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द फ़ोटो कॉपी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ रखनी है, फ़ोटो कॉपीज़ अपने साथ रखी हैं, उनको दिखानी है, उनको सबमिट करनी है। फ़ोटो कॉपीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आपके चेक करेंगे। हो सकता है एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपका जो आधार है, आधार से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है, प्लीज़ वही मोबाइल नंबर आप अपने साथ अंदर लेकर जाएं, क्योंकि वो आधार का OTP आएगा, वो OTP आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आधार का से लिंक्ड आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप अपने साथ अंदर लेके जाएं। फिर आपको वो अलॉटमेंट लेटर देंगे, वो अलॉटमेंट लेटर आपको कॉलेज में लेके जाना है। कॉलेज के पास आप जैसे ही जाएंगे, कॉलेज को भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आपके पास रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे। वो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो अपने पास वो आपके रख लेंगे। उसके बाद आपको इनकी फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है, अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना है प्रिंट करा के, वो सारा कॉलेज अपने पास रख लेगा। और उसके बाद वो आपको एडमिशन लेटर दे देंगे, आपको फ़ी पेमेंट करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करना है, द कॉलेज यू गॉट अलॉटेड एंड यू डिडंट लाइक द कॉलेज, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करूँगी तो उस वीडियो के लिए मैं उन चीज़ों के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ। तो इन दैट केस आगे के वीडियोस जो भी मैं क्रिएट करने वाली हूँ आपके कॉलेज अपग्रेडेशन से रिलेटेड, तो अगर आपको वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं वो कॉलेज के अपग्रेडेशन के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, किसी भी प्रोसेस में आपके कुछ भी कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो कन्फ्यूजन्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।